हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद समेत पाकिस्तान में जो खुराक का बहरान पैदा होने को कई वजूहत है इसकी। नंबर एक, जो किसानों को जोनिंग के बारे में नहीं बताया जाता, क्या चीज़ लगानी है क्या नहीं लगानी, क्या कौन सी चीज़ महंगी होगी कौन सी सस्ती होगी। हुकूमत की ज़राअत में अदम दिलचस्पी की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, महंगे दामों शहरियों को मिलती हैं। इसके अलावा जो मिडल मैन भी एक हद तक ज़िम्मेदार होता है। अभी कहीं भी बरामदात नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो फल और सब्ज़ियाँ या जो खुराक है वो यहाँ पर जो इसका बड़ा क्राइसिस है, महंगे दामों मिल रही हैं। गंदम अभी घरों पे आई नहीं है कि महंगी हो गई है। इसी तरह दूसरी फसलों की बात करें, फलों की बात करें, सब्ज़ियों की बात करें तो ये आम लोगों को सस्ते दामों नहीं मिलती। बहुत सारा जो फ्रूट है, बहुत सारा जो फल सब्ज़ियाँ हैं, ये तमाम के तमाम खेतों में गल सड़ जाती हैं। पहुंचना मुश्किल हो जाता है, मंडी तक इनकी पहुंच बड़ी मुश्किल से होती है और जिन अशिया की होती है वो महंगे दामों मिलती हैं। आज हम जायज़ा लेंगे, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, हमारे डिपार्टमेंट है जो उसके ज़िम्मे बनाए हुए हैं, या जो हमारे अरकान पार्लियामेंटेरियन है जो इस बारे दिलचस्पी नहीं लेते। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यू रिसर्च में, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हम बागात का जायज़ा ले रहे हैं, फलों का जायज़ा ले रहे हैं और ये भी आज देखेंगे कि आखिर क्या वजूहत है कि वतन अज़ीज़ में जो फल जिस तरह से होने चाहिए, जिस तरह से हमारे साथ पास एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, उस हवाले से इतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं हैं। अगर कहीं लगाई भी गई हैं तो इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जाती। इन तमाम वजूहत पर डिस्कस करेंगे। हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी क्यों नहीं होती, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सस्ता फ्रूट क्यों अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है जो साइंसदान है, ज़राई साइंसदान डॉक्टर जाहद, और उनके साथ मैडम आमना है जो यहाँ पर साइंटिस्ट ऑफिसर हैं। दोनों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ पर पंजाब में या फैसलाबाद में रुझान कितना है जो एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर जो जहाँ पर फ्रूट लगाया जाता है, इसका रुझान कितना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात की जाए हमारे पंजाब की बात की जाए तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो इसी तरह से एग्रीकल्चर के जो है शोबे से वाबस्ता हैं। तो स्पेशली जो 70% जो है हमारी जो कम्युनिटी है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और इसी से हम जो है हमारे जो इसकी बात करें फूड शेल्टर जितनी भी है फूड की बात करें तो वो एग्रीकल्चर ही उसे दे रहा है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो फ्रूट क्रॉप्स पे काम कर रहा है, जिसमें स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए, शेखुपुरा की बात की जाए, शरकपुर की बात की जाए तो यहाँ पे अमरूद जो है वो बड़ा फेमस है। फैसलाबाद में ये जो कितने फल हैं जो यहाँ पे आप लगा रहे हैं? जी, फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अमरूद का जो है यहाँ पे पैदावार जो है उसकी बेहतर है। यहाँ पे अंजीर लगाई जा सकती है। यहाँ पे जो है सिट्रस में बात करें तो जो मिठा है लेमन जो है, इसके अलावा लोग पपीते की तरफ अभी आ रहे हैं। पपीता एक बड़ी अच्छी क्रॉप है जो लगाई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा लीची जो है वो भी लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फ़ालसे की बात अगर की जाए तो फ़ालसे की प्रोडक्शन जो है उसमें भी बेहतरी आ रही है। ना सिर्फ फ़ालसा, इसके साथ साथ जो स्ट्रॉबेरी का जो है फ्रूट, पहले देखने में आता था कि स्ट्रॉबेरी आपको मेट्रो स्टोर्स जो है बड़े बड़े स्टोर्स में मिलती थी। अभी आम रेडी पे आपको आप देखें जो बाज़ार में जो है उसकी अवेलेबिलिटी है। तो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पे भी यहाँ पे अभी जो है वो काम हो रहा है, लोग लगा रहे हैं और बहुत से जो ग्रोवर हैं इससे काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, सिट्रस बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, मैंगो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, इसी तरह से खजूर है या दूसरे फल है जो बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इनकी कितनी यहाँ पर कितने एकड़ में लगाए जा रहे हैं, कितना तैयार होता है, उसको कितना हम जो बरामद करते हैं? तो सर यहाँ पे अगर पाकिस्तान में बात करें तो जो सिट्रस है हमारा वो टॉप पे जा रहा है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। इसके बाद जो है हमारा मैंगो है, जिसे किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। तो मैंगो की जो पॉकेट्स हैं अगर बात करें पंजाब में तो हमारा जो साउथर्न बेल्ट जो है वो मैंगो के लिए काफ़ी फेमस है। तो जो अगर फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे अमरूद की जो काश्त है उसको बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है, क्योंकि ये बेल्ट हो गया, फैसलाबाद का बेल्ट हो गया, जड़ांवाला हो गया, इसके साथ साथ आगे शरकपुर, शेखुपुरा, यहाँ पे जो ज़्यादातर बाग लगाए जा रहे हैं वो अमरूद के लगाए जा रहे हैं। अच्छा, क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर एक कॉटन एक्सपोर्ट हो रही है, चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरी फसलें एक्सपोर्ट होती हैं, सिट्रस, मैंगो, दूसरी चीज़ें एक्सपोर्ट में वो शेयर नहीं ले पा रहे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। जो मैंगो है या अगर सिट्रस की बात करें तो हमारे यहाँ एक्चुअली जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, स्पेशली जो हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पे नहीं हो रही। तो अब फिर भी वजूहत क्या है इसकी? वजूहत ये है कि जो फार्मर जो है वो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अब
इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप पैकिंग की बात की जाए तो वहाँ पे फ्रूट को जैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपनी मार्केट में, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास जो पैक हाउस नहीं है, हमारे पास जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें थोड़े से फ्लास जो देखने में आ रहे हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाई जाती किसी भी फ्रूट जी, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हमारी थोड़ी सी पीछे है। हमारा जो 30 से 40% फ्रूट है वो लॉस हो जाता है हर साल खेतों में। जी, खेतों में। जो फार्मर फील्ड की अगर बात की जाए तो जब हार्वेस्ट किया जाता है तो 30 to 40% जो फ्रूट है हमारा, डिफरेंट फ्रूट्स जो हमारे, वो फील्ड में इसके लॉसेस देखने में आ रहे हैं। कैसे बचाया जा सकता है? इसकी सबसे जो बेस्ट रेमेडी है, हमें अपनी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं उसको बेहतर बनाना होगा। और इसके साथ साथ जो हमारी ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, हम अपने डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, अगर बेर की बात कर लें, इसके अलावा जामुन की बात कर लें आप, या मैंगो की बात कर लें, ये जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, अगर हम इसके बाय प्रोडक्ट बनाएं, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में इस वक्त अब अंजीर की ड्राइंग पे काम हो रहा है, डेट पाम जो है, डेट्स की ड्राइंग पे काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी काफ़ी जो लोग हैं इस तरफ आ रहे हैं। तो खजूर जो है, इसे हम जैसे अभी मानसून की जैसे बारिशें आ जाती हैं तो इसमें लॉसेस होते हैं। फार्मर जो है अगर इसको ड्राइंग की तरफ ले जाए, इसका छुहारा बन सकता है, इसकी आला इकसाम की जो खजूरें हैं जो है वो बन सकती हैं। ना सिर्फ वो हमारी यहाँ की पाकिस्तान की जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है, बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पर चेरी समेत कई फल जो बाहर से यहाँ पर आते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं, उनको यहाँ पर लगाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने लीची को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे हमने एवोकेडो जो है, एवोकेडो एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको देखने में मिलता है, जो हमारा जो मरी में एरिया जो है, ख़ास जो ठंडा एरिया है, ये वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन अब फैसलाबाद में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं। साहिवाल एरिया, चकवाल, सरगोदा, ये डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे सरगोदा में भी हमने लगाया हुआ है। तो इसमें एवोकेडो जो है, इसके रिज़ल्ट जो है अभी बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, इसमें खजूर की बात करें, अमरूद की बात करें, इसमें अंगूर की बात करें, अनार की बात करें, बीमारियां भी हमलावर होती हैं यहाँ पर। जी, हमारे इंस्टीट्यूट की जो एक स्पेशल अचीवमेंट है, जो हमारा जो हमारी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो हमने हर साल फार्मर फील्ड में जाके हम वहाँ पे उनकी अवेयरनेस के लिए फार्मर डेज़ हम कंडक्ट करवाते हैं। और वहाँ पे उनके फील्ड में खड़े होके हम फल की मक्खी के हवाले से अगर बात करें तो, या उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है गावा की, तो फार्मर फील्ड में जाके हमने बाकायदा उनको इसके बारे में आगाही दी है। और ना सिर्फ अमरूद बल्कि इसके साथ साथ अनार और सिट्रस जो है, इनके भी हमने फार्मर डेज जो है वो कंडक्ट करवाए हैं वहाँ पे। और फार्मर जो है उनको हमने जो फील्ड सर्विसेज, जो फील्ड एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की है हमने। तो क्रैकिंग के हवाले में जिससे बात की जाए अगर अनार की जो है, उस पर हमारे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी काम किया है। और जो क्रैकिंग है, अनार की क्रैकिंग, उसे हमने 90% तक कंट्रोल किया है। और इसके साथ साथ जो हमें मसला देखने में आ रहा है अमरूद में फल की मक्खी का, तो इसके लिए हमने जो फार्मर को कन्विंस किया है, और वो हो भी गया है, इसकी तरफ आ रहा है कि वो पर एकड़ जो है इसमें मिथाइलयूजिनोल की जो ट्रैप्स है, फेरामोन ट्रैप्स, वो इंस्टॉल कर रहा है। उसे करने चाहिए 5 से 6 फेरामोन ट्रैप्स जो हैं वो एक फील्ड में अगर वो इंस्टॉल करे, और अपने फील्ड को वो जो फ्रूट ड्रॉप होता है वो सारे को इकट्ठा करके अगर वो उसे गड्ढे में दबा दे, इससे भी वो जो फ्रूट फ्लाई का इशू जो है, जो बिग इशू है हमारे गावा में, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर जाहिद साहब। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर जाहिद मौजूद थे जो हमें फ्रूट्स के हवाले से बता रहे थे। अभी हमारे साथ इंचार्ज नर्सरी मैडम आमना भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। जी मैडम, बताइएगा यहाँ पर नर्सरी में कौन कौन से जो इस वक्त फल इस मौसम में तैयार हो रहे हैं, उसमें ये भी बताइएगा कि जो यूब रिसर्च में पौधे तैयार किए जा रहे हैं उसमें जो मदाफ़ती क़ुव्वत है वो बेहतर होती है, या जो आम बाहर नर्सरी होती है उसमें बेहतर होती है? और उसमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा कि यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसा कि बताया कि हमारे यहाँ 2 टाइप प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। मेनली जो है हमारा जो है वो गावा तैयार हो रहा है, अमरूद के पौधे हैं, अंजीर के पौधे हैं, और इसके अलावा अनार है, किन्नू है, सिट्रस के तमाम लेमन और देसी लेमन वगैरह यहाँ पर पौधे तैयार हो रहे हैं। इन पौधों की मेन खासियत ये है कि ये सयुल नस्ल पौधे होते हैं। ये जिस पौधे से आपने सिलेक्शन करके लिए हुए होते हैं, जो फ्रूट की क्वालिटीज़ को देख के, उसके करैक्टर देख के हम लेते हैं, वही हम सेम वही पौधा तैयार करके हम फार्मर को आगे फराहम करते हैं। एक तो ये तमाम बीमारियों से पाक होते हैं, इसके साथ साथ ये जो है वो मुनासिब रेट पे फार्मर को अवेलेबल होते हैं और वक्त पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा इसमें जो हमारे फार्मर है दूर दराज के गाँवों की,
उनके लिए बड़ा मसला होता है। उन्होंने अमूमन जो सिट्रस का बीज जब तो तैयार कर लिया, जो लगाएं वही होता है, लेकिन उससे पहले जब ये बाकायदा कटिंग के ज़रिए लगाया जाता था, अभी भी कई जगहों पे लगाया जा रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या सहूलियत है, कैसे उन्हें सबसे बेहतर मौसमी माल्टा या सिट्रस मिल सकेगा? सर सिट्रस में मेनली जो होता है सबसे पहले खट्टी लगाई जाती है। खट्टी आप किसी भी प्लांट से ले सकते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर ग्राफ्टिंग या बडिंग का करते हैं, वो मेन हमारा जो है वो प्रोसेस होता है, उसमें टेक्निक यूज़ होती है कि जो बड या ग्राफ्टिंग के लिए हम बड चूज़ कर रहे हैं वो सही बिल्कुल सेहतमंद पौधा हो, सही हो, हमें कन्फर्म हो कि ये किन्नू का है या देसी लीमू का पौधा है या ये चाइना लेमन का है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जहाँ से वो बड ली गई है वो पौधा सेहतमंद है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी फंगल या बैक्टीरियल अटैक नहीं है। वहाँ से वो बड ली जाती है और उसको ग्राफ्ट किया जाता है। रफ लेमन या जटी कटी हम जिसे कहते हैं, हमारे फार्मर यूज़ करते हैं रूट स्टॉक, उसको हम उसके ऊपर हम साइन जो भी हम किन्नू या लेमन का है वो साइन लगाया जाता है, और फिर उसके बाद ये साल से 1.5 साल के दौरान में ये पौधा तैयार हो जाता है और फार्मर को देने के लिए जो है वो होता है अवेलेबल। अच्छा, एक साल में कितने पौधे फार्मर्स को दिए जाते हैं? सर ऑलमोस्ट हम एक साल में तकरीबन 10 से 12 हज़ार किन्नू सिट्रस में जितने भी आएंगे, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर और लेमन की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, वो हम फ्राहम करते हैं। 12 से 13 हज़ार पौधे। बाकी इसके अलावा गावा के प्लांट्स हैं, वो हम तकरीबन 15 से 20 हज़ार हम वो प्लांट गावा के ट्रू टू टाइप, सुराही है, सुरखा है, इसमें गोला है, इन डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, सिलेक्शंस हैं जो हम डिफरेंट पूरे पाकिस्तान के एरिया से सिलेक्ट करके लेकर आए हैं और फार्मर को वो ट्रू टू टाइप प्लांट्स इंश्योर कर रहे हैं। मैंगो में भी है, इस मैंगो में डिफरेंट जो हैं वो लंगड़ा है, अनवर अटोल है, वाइट चौंसा है और सेंसेशन है। तो मैडम ये बताइएगा, वाफर मकदार में जो पौधे हैं वो फार्मर्स को दिए जाते हैं, तो आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में फ़र्क आया है कोई फ्रूट की क्वांटिटी बेहतर होने का? सर फार्मर्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया इस सिलसिले में। फार्मर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ी है और वो इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि उनका एतमाद हमारे पे ये डेवलप हुआ है। जो उनको पौधे हमने जिस टैग के साथ, जिस रजिस्टर्ड टैग के साथ हमने उनको फराम किए हैं, वो 4 या 5 साल के बाद वही वो प्लांट हैं। अच्छा, इस पर ये बताइएगा, इस वर्ष जो एक्सपोर्ट है वो बड़ी कम रही है, जो कोरोना की वजह से आपको पता मार्केट का बड़ा इशू रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि फ्रूट इतना ज़्यादा सस्ता मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्या वजूहत है इसकी? सर इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मेनली ये कि फार्मर उसको वहीं डिस्कार्ड कर रहा है क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं है। कस्टमर घर से बाहर नहीं निकल रहे, जब वो लेने वाला कोई नहीं होगा तो फार्मर जो फील्ड से उठा के मार्केट में या मंडी में लेके जा रहा है उसको वो उतनी आउटपुट या उसका रेट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फार्मर उसको वहीं जो अपने फार्म पे है वहाँ पे उसको कर रहा है या फिर जो है उसको डिस्कार्ड कर रहा है। अभी ये कोई आम जो फार्मर है उसके लिए क्या सजेशन होगी आपकी बतौर एक साइंटिस्ट? मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि जब भी उन्होंने बाग लगाना है, पहले इस बात का इंश्योर करें कि वो रजिस्टर्ड नर्सरी से अपने पौधे हासिल करें। रजिस्टर्ड नर्सरी से लेने का मकसद ये होगा कि वो बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त पौधे होंगे, साथ में वो सही उल नस्ल होंगे, और जो ताकि फार्मर की जो मेहनत है 5 से 10 साल या 10 साल के बाद एक पौधा फ्रूट दे तो पता चले कि वो वाकई ही वही जो है वो किस्म है जो उसने हासिल की थी। थैंक यू। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ ज़रूरी साइंसदान मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, पंजाब में जो फलों का इशूज़ है वो क्यों पैदा हो रहा है, क्यों जो हम फल एक्सपोर्ट करने में नाकाम हो रहा है। तो इस हवाले से जो ज़रूरी साइंसदान है वो अपने तजर्बात भी शेयर कर रहे थे, बता रहे थे हज़ारों की तादाद में जो पौधे हैं, रिसर्च बेस्ड पौधे इनकी जानिब से किसानों को दिए जाते हैं, और जिसका मकसद यही है कि हमें जो फलों में है वो खुद कफ़ील बन सकें, उसको बाहर भिजवा सकें। लेकिन इसके लिए फार्मर्स का ताउन भी ज़रूरी है। फार्मर को भी चाहिए कि जो यहाँ पर रजिस्टर्ड नर्सरी है वहाँ से अपने प्लांट हासिल करें ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अभी मज़ीद भी जो इन शोबों के माहिरीन हैं उनसे मिलते हैं, देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं इस हवाले से। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ हम तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन अभी हम मौजूद हैं महकमा ज़राअत तौसीक़ के ऑफिस में, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है, और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जैसा जो ज़राई मुल्क है, जो पंजाब की बात करें तो यहाँ पर इसको कहा जाता है कि 5 दरियाओं की सरज़मीन, फैसलाबाद में ज़रखेज़ी या बहुत ज़्यादा ज़मीन जो इसकी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद सब्ज़ियों में, फलों में हमें जो महंगाई का सामना करना पड़ता है। अभी गंदम घरों में आई है तो गंदम महंगी हो गई है, बाज़ार में शार्टेज हो गई है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या मिडल मैन इतना ताकतवर है? क्या
जो हमारे ज़रूरी किसान हैं वो काविशें करते हैं, लेकिन महकमा उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। क्योंकि जब भी हम ज़रूरी साइंसदानों की बात करते हैं तो वो दावा करते हैं कि हमने ऐसी फसलें तैयार कर ली हैं, ऐसे गंदम के बीज तैयार हो गए हैं जिनसे पैदावार बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो वो नीचे आती है। ग़िज़ाई बहरान इसके बावजूद पैदा हो जाता है। तो आखिर क्या वजूहत है? सर थैंक यू, आपने टाइम दिया। खालिद साहब बताइएगा, ये जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आखिर क्या वजूहत हैं कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद ज़रूरी साइंसदान दावा करते हैं, उनके बावजूद एवरेज हमारी इतनी आइडियल एवरेज नहीं है? जी, दुनिया की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के तनाज़र में फूड सिक्योरिटी नो डाउट एक बड़ा ख़तरा है। और दुनिया में मतलब कि फूड सिक्योरिटी या पाकिस्तान में साइंसदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो जहाँ तक खुराक का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम गंदम में, चावल में और दूसरी अजनास में ख़ुद कफ़ील हैं और हमें इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा मार्केटिंग सिस्टम डिफेक्टिव है। गंदम की पैदावार ले लें, गंदम जो है इस साल फैसलाबाद में उसकी एवरेज पैदावार बढ़ी है और फसल भी अच्छी रही है। हालांकि कुंगी, कांगयारी या जो मौसमियाती फैसलाबाद में 36 मन है जी। ये बड़ी कम नहीं है वैसे, 50 होनी चाहिए। इसमें ऐसे है कि जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं वो तो 50-60 मन तक ले रहे हैं और जो इससे अच्छे काश्तकार हैं वो 70 मन तक भी ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा आम काश्तकार है, छोटा काश्तकार है, उसकी जो जब पैदावार मिलाते हैं या बरानी एरिया की पैदावार मिलाते हैं तो उस वक्त फिर ये पैदावार नीचे आ जाती है। सर इसकी वजूहत क्या हैं? जो साइंसदान है वो अच्छा बीज बनाते हैं, क्या उस बीज को जो आम किसान है उस तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे? नहीं, देखिए जी, जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त जो हमारी एवरेज पैदावार थी वो 15-16 मन थी और अब ये मुल्क की पैदावार 32 मन तक है। फैसलाबाद की जहाँ तक तल्लक है ये 36 मन है। तो नो डाउट कि हमारे साइंसदानों की वैरायटीज़ में पोटेंशियल मौजूद है और ऐसी वैरायटीज़ हैं हमारे पास जो 70 से 80 मन पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। और हमने पैदावारी मुकाबला कराया है। फैसलाबाद में जो इस साल जो है वो अपना ठिकरी वाले का काश्तकार है उसकी 67 मन आई है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी वैरायटीज़ में पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन खामी कहाँ है कि हम उसकी जो है जदीद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, जो काश्तकार जदीद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है अच्छा उस तक कौन पहुंचाएगा? उस तक महकमा ज़राअत ही पहुंचाता है। लेकिन उसमें ये है कि अब हमारी रिकमेंडेशन है कि आप 2 DAP डालें, 1 बोरी पोटाश डालें। लेकिन फार्मर के पास इतने वसाइल नहीं है तो वो 1 बोरी DAP डालता है या वो सर्टिफाइड सीड नहीं लेता या फिर वो जड़ी बूटी का कंट्रोल अच्छा नहीं करता। हमारी जो है फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग के ज़रिए, हमारी कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए मैसेज तो उन तक जाता है, लेकिन वसाइल जो हैं मतलब कि इनपुट महंगे हैं, जो अपना ज़री लवाजमात हैं वो महंगे हैं। सर मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर लैंड तो कम हो रही है दिन ब दिन, वो तो नहीं बढ़ेगी, तो हम इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो अपना कॉलोनियाँ बन रही हैं, ये जो हमारा स्टेट माफिया है, तो हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो हम इसके नीचे ला के अपना अर्बनाइजेशन के ज़रिए ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि इन एरियाज़ के लिए नहरी पानी सेंक्शन है। तो चाहिए तो ये कि नए शहर बसाए जाएं, जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आबादी 40,000 से बढ़ जाए तो एक नया शहर बसाना चाहिए। तो लेकिन हमारे जो है जो बैरन लैंड है वहाँ जाके नए शहर बसाने चाहिए। जो फर्टाइल लैंड है इसको बचाना चाहिए। लेकिन मिडिल मैन का किरदार बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात जो है, जो मिडिल मैन है असल में वो अर्न करता है, उसका बड़ी कोशिश की गई है कि हम उसका जो है मिडिल मैन का रोल जो है उसको मिनिमाइज़ करें। लेकिन ये हमारा सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम ऐसा डिफेक्टिव है कि फार्मर को पैसों की ज़रूरत होती है, वो उधार ले लेता है उससे। किसान बराह रास्त मंडी तक रसाई क्यों नहीं हासिल करता? जी वो मतलब कि जो है ना, उसने पैसे लिए हुए होते हैं गाँव में, जो उनका आड़ती है या वो अपना ठेकेदार जो है या जो अपना मिडल मैन है, वो उससे पहले वो अपना खाद बीज के लिए पैसे ले लेते हैं, तो फिर वो मजबूर होते हैं उसी को बेचने के लिए। अच्छा, अभी गंदम की बात हो गई है, फलों सब्जियों की बात करें तो वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है अभी, लेकिन फिर भी महंगे दामों में रही हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस साल जो है हमारा आम जो है वो एक्सपोर्ट जापान को होना शुरू हो गया है, दूसरे कंट्रीज़ को भी जा रहा है। लेकिन कोविड की वजह से उसकी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन सारी दुनिया की मुतासर हुई है, तो हमारे फलों की भी हुई हैं। लेकिन इस साल आंधियों की वजह से, क्योंकि ये ओपन डोर इंडस्ट्री है, आंधियों की वजह से या बारिशों की वजह से इसका केरा भी हुआ है। और इस साल जो है चूँकि इसमें अल्टरनेट बेरिंग है आम में, तो
तो इस साल उसको कुदरती नेचुरली जो है फल भी कम लगा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कपास के जो हमारी पैदावार जितनी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो पा रही, बाहर से मंगवाना पड़ेगी, तो ये एक एग्रीकल्चर मुल्क के लिए बड़ी शर्मनाक मकाम नहीं बन जाता? जी, ये बड़ा सेटबैक है कि क्रॉप जो है जिसे हम सफ़ेद सोना कहते हैं, ये पिछले कई सालों से ज़वाल पजीरी का शिकार है। उसमें कुछ जो है हमारी पॉलिसियाँ भी हैं कि हम इसको जो है अपना जो इसकी प्राइस है वो मुस्तहकम नहीं कर रहे और ज़मींदार को जो है वो लॉस हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारी जो है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी वीटी वैराइटीज़ जो है इनका जो है ना मौसम के लिहाज से हम आहंगी नहीं है। तो नए और बीज उनकी- कौन बनाएगा? और नए बीज बना रहे हैं, यूब रिसर्च में तैयारी हो रही है जो अब ये तगैराती तब्दीलियों का सामना करेंगे, क्योंकि एक वैरायटी जो है ये 8-10 साल ले लेती है तैयार होने में। शुगर मिल्स की वजह से कितनी मुतासर हुई है? जी बिल्कुल, ये भी एक आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि हमारा जो कोर एरिया था वो था ये रहीम यार खां, इधर मतलब कि हमारे कॉटन ज़्यादा लगती थी मेलसी, लेकिन गवर्नमेंट ने उधर जाके मिलें लगा दी हैं, तो उधर शुगर केन जो है वो उसकी रिकवरी भी अच्छी है क्योंकि नई क्रॉप है उनके लिए। तो जहाँ नई क्रॉप लगती है वो पहले सालों में उसकी जो है पैदावार भी अच्छी आती है और रिकवरी भी ज़्यादा है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा जोनिंग करने में हम क्यों नाकाम है कि जोन वाइज जैसे पहले जोनिंग होती थी, ये कपास का इलाका है, ये चावल का इलाका है, अब जो मिक्स कर दी है इससे बीमारियाँ नहीं ज़्यादा फैल रही? जी, ये भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जोनिंग होनी चाहिए, इस पर काम हो रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जोन जो हैं वो मुतय्यन कर दिए हैं, लेकिन उसकी अभी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि अब शुगर मिल्स जो इधर हमने कॉटन ग्रो करनी उधर शुगर मिल जा लगी हैं, तो उनको उखाड़ना, उनको ये पॉलिसी मैटर्स हैं, तो जोनिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन अगर जोनिंग हो जाए तो हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है हमारा, और जो बीमारियाँ हैं, जो कीड़े हैं, उन पर कंट्रोल भी पाया जा अच्छा, सकता है। मार्च में जब कोविड आया, कोविड-19 के बाद महकमा ज़राअत की जानिब से कोई सेमिनार, कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हो रहे थे वो बंद हो गए हैं, तो अब किसानों को कैसे जो है वो बाखबर किया जा रहा जी है? देखिए, ये तो सारी दुनिया में ही मतलब कि बंद हुए हैं। पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी लगी है कि आपने मेगा फार्मर गैदरिंग और जो है अपना फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग इनको, लेकिन हमने जो है ना, चूँकि हमारा यूसी लेवल पे फील्ड असिस्टेंट है, बेलदार है, मरकज़ लेवल पे एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो हमने उनको अपना आगाही दी थी और उनको मतलब कि ऑर्डर दिया था कि आप लोग जो हैं इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट करें। जो आपके काश्तकार कपास ग्रो करने वाले हैं, आपको पता है, आप उनको इंडिविजुअल कांटेक्ट करें, उनके घर जाके मिले, 4-4-5 लोगों के ग्रुप में मिले। तेलदार अजनास की बात करें, उसमें भी हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है, बड़ी जदोजहद का सामना है। जी देखिए जी, ये भी मतलब कि इस बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है जो ऑयल का है ना जी। पेट्रोल के बाद सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो 3-3.5 अरब डॉलर की जो है वो इसकी है अपना कुकिंग ऑयल की। तो इसको कम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने कैनोला की प्रमोशन के लिए 5,000 रुपये सब्सिडी दे रखी है, जिसकी वजह से काफ़ी एरिया बढ़ा है और गंदम का एरिया इस वजह से कम हुआ है। अब गंदम पूरी करें या तेलदार? देखिए, ये अब बैलेंस रखना है हमें, हमारे काश्तकारों को, हमारे साइंसदानों को। अब हमने ऐसी फी एकड़ पैदावार जो है ना, क्या तेलदार अजनास बढ़ाने के चक्रों में गंदम का नुकसान हुआ है? नहीं, वो एरिया कम हुआ है, लेकिन पैदावार जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन हमें जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये शॉर्टेज ये है कि ये डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम है। हमारे पास रिजर्व हैं, गवर्नमेंट ने जो है अपने टारगेट पूरे किए हैं, फूड डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं, लेकिन ये जो मिडल मैन है या जो आड़ती है, चूँकि ये इन्होंने मतलब कि ये छुपा के रखी हुई है, तो या मतलब इसको मसनूई किल्लत पैदा की हुई है। ऐसे ही हमारे मुल्क में इसकी कोई किल्लत नहीं है गंदम की। थैंक यू सर। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ खालिद महमूद मौजूद थे, बता रहे थे जो भी इशूज़ है। अभी हमारे साथ रहिएगा, पार्लियामेंटेरियन से भी जानेंगे कि आखिर क्या वजूहत है कि वो असम्बली में भी इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, ज़राई मुल्क होने के बावजूद जब हमें तमाम ज़राई आइटम्स बाहर से मंगवाना पड़े या जो जहाँ पर होती हैं वो पूरी ना पड़े, तो इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कोई हुकूमत का भी फ़ाल्ट होता है, कहीं ना कहीं किसानों से भी जोने की गलती हो जाती है, क्योंकि एक ये बड़ा अहम इशू बन चुका है कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर से मंगवाना पड़े। अगर गंदम यहाँ पर अभी गंदम घरों में पहुँचती है, शार्ट हो जाती है। महकमा कह रहा होता है कि गंदम इस बार बहुत जो यहाँ पर जो वाफर हुई है, आखिर वजूहत क्या हैं? इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ MNA डॉक्टर निसार अहमद जट मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। आपका ताल्लुक भी क्योंकि ज़मींदार घराने से, इसलिए मैं ये ज़्यादा पूछना चाहता हूँ। टैक्सेशन ज़राअत पर बहुत ज़्यादा है, अभी तमाम शोबों को रिलीफ मिला है, ज़राअत को नहीं मिला, जितना अभियान है वो तमाम वसूल किया जा रहा है। दूसरी जानब जोनिंग कोई नहीं की जा रही कि कौन से इलाके में ज़्यादा फसल कौन सी होगी। नतीजा ये निकलता है कभी कोई चीज़ शार्ट हो जाती है, कभी कोई चीज़ शार्ट हो जाती है। गंदम रोज़ाना 3 बार हर घर में इस्तेमाल होती है, अब गंदम की शार्टेज है, हालांकि गंदम ज़्यादा हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हुकूमती नाअहली, नालायकी, डिपार्टमेंट्स की नाअहली, नालायकी है। लोगों के घरों से गंदम जो है छीन के ले गए हैं किसानों के घरों से, लेकिन जब पेट्रोल पंप्स पर बात आती है तो उन पर कोई हाथ नहीं डालता। ताकतवर ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या कहेंगे इसके जवाब में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई आपका और सिटी 41 का। मैं हमेशा से सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लोकल सतह पर, मुल्की सतह पर जितने भी मामला थे उन्हें बेहतर तरीके से उजागर किया। आपने एक सवाल में काफ़ी ज़्यादा सवालात कर लिए, लेकिन आपका बेसिक जो फोकस था वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हम एक जो बैलेंस्ड तरीके से जिसे हमें मैनेज करना चाहिए, उसमें हमें जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर काश्तकारी है छोटे ज़मींदारों की। जो छोटा काश्तकार होता है उसकी डिमांड्स डिफरेंट्स होती हैं। वो सीज़न में इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि मेरे भैंसों का चारा भी मुझे मिल जाए मेरी काश्त में से, और गंदम वगैरह भी मिल जाए। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा काश्तकार होने की वजह से कंपटीशन ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो सीड की प्रोडक्ट करना और अपनी अद्वियात को बनाना और मार्केट करना, ये मामला भी साथ साथ है। बल्कि हमारे पास यहाँ फैसलाबाद में अयूब रिसर्च एक इदारा है जो कि बड़ा नामवर और बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। मैं अयूब रिसर्च को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि अयूब रिसर्च ने हमेशा जो इनकी सीड है वो हम मुल्क के दूसरे सूबों में जब जाते हैं हमें खुशी होती है कि वहाँ पर इनकी सीड वगैरह को देखा जाता है। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हों, और हमारे पास जो भी मामलात हैं हमारे गंदम के, हमारे गन्ने के, कोई भी ऐसे फसल के, वो हम बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकें। मैं क्योंकि ख़ुद एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी भी करता हूँ, मार्केट में इन रहता हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गंदम बड़ी खूब हुई, और बल्कि मौसम की ख़राबी भी रही, बारिशों का सिलसिला भी रहा, उसके बावजूद भी जो अंदेशा था वो नुकसान हमें अल्लाह ताला ने उससे बचाए रखा। हमारे यहाँ पर इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगा कि जो माफिया है वो बददस्तूर हमसे तगड़ा है। गंदम के मामले में मिडल मैन ने 1400 रुपये की जो गंदम थी वो 1800 रुपये भी ज़िम्मेदार से ले ली। ज़िम्मेदार घरानों के कुछ लोगों ने गंदम को रोक लिया, रेट को देखा कि मुस्तकबिल में इसका रेट बढ़ेगा, मैं प्रॉफिट के ऊपर इससे जो है सोल्ड आउट करूँगा। गवर्नमेंट की जो अपनी परचेजिंग थी, गवर्नमेंट ने वो अपनी परचेजिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स हैं, उसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है, पेमेंट का भी मेथड होता है, गंदम ख़रीदने का भी होता है, वो मामला बदस्तूर कामयाब रहा। गवर्नमेंट ने अपनी हद तक परचेजिंग जो करनी थी वो की, और अपना स्टॉक जो मटेरियल करना था वो कर लिया। उसके बावजूद भी हुकूमत ने एक काम किया कि असिस्टेंट कमिश्नर्स की ये ड्यूटी लगा दी कि जिसने स्टॉक किया है, जिसने इसे अपना जो है माफिया को बेचने के लिए अपना जो रेट्स का जो वेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, और उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ। उनकी गंदम को भी पकड़ा गया, उनको सील भी किया गया, उनको अपने उसमें लिया, और उनको फिर गवर्नमेंट की जो रेट्स के मुताबिक पेमेंट भी की गई, उनको पेमेंट भी की, माल उनका जो सामान पकड़ा और पेमेंट भी कर दी। इशू यहाँ पर ये मेरी नाक़स समझ ये है कि हम जिस डिपार्टमेंट से काम लेना चाहते हैं हम उस डिपार्टमेंट से तवक्का ज़्यादा रख रहे हैं। उनको
अगर आप कहें एक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर में वो माफिया को भी पकड़े, वो कंट्रोल लिस्ट को भी चेक करे, वो सारे बर्डन उनके ऊपर डाल दिए जाए और उनसे फिर वो नताइज लिए जाएँ, तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि जब से वो हुकूमत में आई है, इसमें कोई दूर राय वाली बात नहीं है, वो दबाव का शिकार रही है। वो पार्लियामेंट के हवाले से, वो नैब के हवाले से, मुख्तलिफ जितने भी उन्होंने अपने जो मामला को आगे लेकर चलना था, उनके ऊपर उनको काफ़ी दबाव का शिकार रहा है। आजकल आपने सुना होगा कि MNA MPS जो दोस्त अहबाब हैं वो भी कुछ नारला नज़र आते हैं। उसकी बेसिकली वजह यह है कि हर दौर में हमने कोई ना कोई प्रैक्टिस ज़रूर की। मुशर्रफ दौर था, उस दौर में अपना आपके पॉलिटिकल विंग और आपकी ब्यूरोक्रेसी, इनको साथ लेकर चलना, इन दोनों को बराबर लेकर चलना और अपना डेवलपमेंट और मामलात को आगे लेकर चलना, वो बहुत कामयाब रहा। पीपल पार्टी का दौर आया, पीपल पार्टी ने भी पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी को जो मैनेज किया। नवाज शरीफ दौर में क्या हुआ कि एक अटैम्प्ट दी गई कि आप ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दें, ठीक है, और नताइज उनसे लें, लेकिन वो फेलियर नज़र होता आया। एंड में उन्होंने अपने पॉलिटिकल विंग्स को जो है MNA MPS को थोड़ा बहुत कोशिश की कि इनसे भी मामला जो है वो लेकर, और हमारी उस वक़्त MNA MPS सब्ज़ी मंडीज़ में जाते थे, मार्केट रेट चेक करते थे, ये था वो था। ये चीज़ करने से कुछ बेहतरी आने की तवक्का बनी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटल डिपेंड कर रहा है ब्यूरोक्रेसी पे। मैं PTI का एक अदना सा कारकुन होने की हैसियत से इस बात को कहूँगा कि जो हमारे सियासी लोगों के काम हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, उनके ऊपर एतमाद करके उनको आगे लेकर जाकर उनसे ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो हमें नताइज देंगे। उनका और ब्यूरोक्रेसी का एक साथ मिलकर चलना, ये मामला की दुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि गंदम शार्टेज का कसूरवार कौन है? गंदम की शार्टेज नहीं है। गंदम का इशू ये है कि जिसने 1800 ख़रीदी है वो रेट अपनी मर्ज़ी से चाहता है। वो क्या करता है, अब सरकार जो है, सरकार कि अपनी गंदम पिसवा कर लोगों को 400 रुपये की थैला देती है 20 किलो का, वो डिलीवर करना, वो लोगों तक पहुँचाना एक बड़ा ज़बरदस्त हेक्टिक काम है। आम मार्केट में जो रेट का तयन होना है वो प्राइस कंट्रोल उसके ऊपर एक्टिव ज़रूर है, लेकिन वो फिर ये है कि अगर उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि ये हमें 100% रिज़ल्ट दे, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो मिडल मैन है उसने 1800, 1400, 1600, 1700 की ख़रीद के जब उसने मार्केट में सोल्ड आउट करनी है, उसने अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से एफिशिएंट नज़र ज़रूर आती है, लेकिन उसमें कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि ज़राई मुल्क है, जैसा कि आपने बताया कि छोटी ज़मीनें हैं, तो अब ये ज़मींदारों का तो मसला नहीं है कि उनकी अगर ज़मीनें थोड़ी हैं। कपास हमारे 60,000 एकड़ लगती थी, अब 40,000 एकड़ लगी है। फल है, सब्ज़ियां हैं, उनकी 60-70% मुझे यूथ रिसर्च वालों ने बताया है कि वो मार्केट में जा ही नहीं पाती ना, ज़ाया हो जाती है या उधर ही खा जाते हैं, या मतलब जो फार्म टू मार्केट रोड है वो नाकस है, या जो भी चीज़ें हैं, फिर मंडी में रेट नहीं लगता। वही चीज़ें अब जो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, फ्रूट हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, सब्ज़ी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इसके बावजूद मार्केट में महंगे दामों मिल रही हैं। मंडी में जो डायरेक्ट एक्सेस है ज़मींदार की, उसमें कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हुई, इसमें भी कोई माफिया बैठा हुआ है। अब दो चीज़ें आ गई हैं कि कपास और इसके अलावा जो फ्रूट सब्जियां हैं, ये इशू हमारे जो जिन पे हम अब बात कर रहे हैं। जी रहमान भाई, ये एक बात वेरी क्लियर है कि जो काश्तकार है उसकी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मार्केट तक है ही नहीं। हमारे पास टोटल कास्ट के ऊपर मिडल मैन इंजॉय कर रहा है, और ये नहीं कि मिडल मैन आपकी सब्ज़ी में, आपके हर मामले में मिडल मैन इंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो पैसा लगाता है और अपना माल ख़रीदता है और मार्केट करता है, और डिफरेंट तरीक़ों से वो मार्केट सोर्स करता है। लिहाजा ये हमेशा जब बजट पास होता है, ये बहस होती है कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। तो हमेशा हम कहते हैं कि आप जहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर
जो प्रैक्टिस करते हैं, आप आड़ती निज़ाम के ऊपर जो है वो भी आप ज़रूर उसको फोकस करें। जब तक आपका आड़ती निज़ाम जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक आप इस महंगाई और इस बहरान को फोकस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पैसा तो मिडल मैन का चल रहा है। काश्तकार फैसिलिटेट हो रहा है, काश्तकार को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जहाँ तक रह गई बात हमारी काश्त की, कि हमारी कॉटन क्रॉप जो है, हमारी मिर्ची की क्रॉप है, उनमें जो है वो जो हमारी पैदावार होना चाहिए थी वो नहीं, वो उसकी बेसिकली वजूहात हैं हमारे शॉर्टेज ऑफ वाटर की। शॉर्टेज ऑफ वाटर में इरिगेशन महकमा जो है, इरिगेशन महकमा मैं समझता हूँ कि आज तक हम उस तरीके से फॉल कर ही नहीं सके जिस तरह कि हमें फॉल करना चाहिए, कि हमारा नहरी निज़ाम पुख्ता होना चाहिए, पानी चोरी की रोकथाम होनी चाहिए, टेल पर जो है पानी का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, और जो आपका प्राइवेट बैठा हुआ है मेडिसिन वगैरह लेकर जिन्होंने फैसिलिटेट करना है, उनके ऊपर ये काफ़ी एक बड़ा काम है। इसके ऊपर हुकूमत काम कर भी रही है, लेकिन इनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराना, आड़ती निज़ाम को जो मार्केट में सप्लाई देते हैं उनके रेट्स को, इन सारे मामलात को जब तक आप मुकम्मल तरीके से एग्जामिन नहीं करते, आप इस पर काबू नहीं करते। ये एक हुकूमत का नहीं मामला, मुझे 25 साल हो गए पॉलिटिक्स में, मैं हर हुकूमत में ये इन इश्यूज़ को देखता हूँ और हर हुकूमत में ये बात डिस्कस होती है कि हम इन पर किस तरह कंट्रोल करें। और इस तरह सिंध में जो है उन्होंने जो मैंगो की जहाँ काश्त है, जहाँ बनाना की काश्त है, जहाँ खजूर की काश्त है, वहाँ पर उन्होंने अच्छे नहरी निज़ाम को डेवलप किया है, वहाँ उन तक पानी पहुँचाया और वो उनसे रिज़ल्ट ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी काश्तकार, बावलपुर बेल्ट जो पंजाब का हमारा बेहतरीन बेल्ट है काश्तकार के हवाले से, वहाँ पर उन्हें फैसिलिटेट करना, पानी पहुँचाना और उनको एक्विप्ड करना। आजकल लेबर भी महंगी है, सारे मामलात महंगे, उनको एक्विप्ड करना, उनको फैसिलिटेट और सब्सिडाइज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको जो पैदावार दें वो आपकी मुल्की सनत में, मुल्की मैशियत में एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर निसार अहमद जट मौजूद थे और ये इनकी जानिब से भी कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से जो मामला चलाने की कोशिश है वो कामयाब नहीं हो सकती। जब तक सियासी नुमाइंदे इस अमल में शामिल नहीं होंगे, ना तो ज़राअत बेहतर हो सकती है और ना ही जो हमारा ग़िज़ाई जो बहरान है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा शदीद बहरान फूड सिक्योरिटी का जो हमें दरपेश है, जिसमें पिछले बरस भी आटा जो नायाब हो गया था, इस बरस भी शार्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गंदम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो माफिया है मिडल मैन की सूरत में जो वो अपना मुनाफा कमाने के चक्करों में, और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी एक्टिव किया जाए ताकि इनका ख़ात्मा हो सके। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की तमाम जितने भी मुतल्लिका फोरम है उनकी जो मुतल्लिका जो लोग हैं उनकी बात आप तक पहुँचाई जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।